तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, और इसके अंदर हमने फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम कंक्रीट हार्डन स्टेट में कंक्रीट की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, लिखी हुई है हेडिंग आपकी हार्डन कंक्रीट। ठीक है, हार्डन कंक्रीट की अगर मैं बात करूं तो कंक्रीट हार्डन का मतलब क्या होता है? जब आपका फाइनल सेटिंग टाइम कंप्लीट हो जाता है, पता है आपको, एक इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, एक फाइनल सेटिंग टाइम होता है। तो आफ्टर फाइनल सेटिंग टाइम कंक्रीट आप अज्यूम कर लेते हो कि कंक्रीट आपका हार्ड हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आपका कंक्रीट है वो सफिशिएंटली स्ट्रांग हो गया है, किसी भी टाइप का जैसे स्ट्रक्चरल लोड आ रहा है या सर्विस लोड उसके ऊपर अप्लाइड हो रहा है तो उसको वो टेक कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो सिंपली शब्दों में आप हार्डन कंक्रीट को क्या बोलोगे कि आफ्टर फाइनल सेटिंग टाइम कंक्रीट इज एज्यूम टू बी हार्डन। क्या बोलोगे आप? आफ्टर फाइनल सेटिंग टाइम, एक पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं मैं, आफ्टर फाइनल सेटिंग टाइम कंक्रीट एज्यूम, कंक्रीट जो आपका है उसको आप एज्यूम कर सकते हो, कंक्रीट एज्यूम्ड टू बी हार्ड, कंक्रीट एज्यूम्ड टू बी हार्ड। ठीक है, कंक्रीट जो आपका रहेगा उसको आप क्या करोगे? हार्ड कंसीडर करोगे। ठीक है, अब एक और चीज आपको याद रखना है कि कंक्रीट आपकी हार्ड की अगर मैं बात करूं, हार्ड होना मतलब कि स्ट्रेंथ को गेन करना है। तो एक वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब कि एक वेरी लॉन्ग टाइम तक आपका जो कंक्रीट है वो स्ट्रेंथ को गेन करता रहता है, करता रहता है। तो अप्रोक्स 1 to 5 ईयर आप बोल सकते हो कि 1 to 5 ईयर आपका कंक्रीट जो है धीरे 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 आपकी स्ट्रेंथ को क्या करता है? गेन करता है। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि हार्डन कंक्रीट की प्रॉपर्टीज की बात करना है। तो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी जो आपकी होती है वो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब। क्लियर? कंक्रीट का आप क्यूब बनाते हो और उसकी हेल्प से आप क्या निकालते हो? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हो। क्लियर? अब अगर मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करूं तो जैसे कंक्रीट जो आपका होता है, तो कंक्रीट की जो अदर प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप बोल सकते हो ड्यूरेबिलिटी, आप बोल सकते हो वर्केबिलिटी। क्लियर? आप बोल सकते हो उसकी शियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये जो अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके कंक्रीट की हैं, ये सभी डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर। इसलिए हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहां पर पढ़ना है। ठीक है, तो आप यहां पे क्या बोल दोगे? आप बोलोगे ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, all the important all the important properties of concrete, all the important properties of concrete like durability, like durability, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी, और क्या बताया मैंने आपको? शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सभी जो आपकी होंगी ये किस पे डिपेंड करती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर। तो क्या बोलोगे आप? विल डिपेंड ऑन एटीसी, विल
depend on compressive strength। ठीक है, किस पर डिपेंड करेंगी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे यहाँ पे कि कंक्रीट क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब आप कैसे निकालते हो? तो आपके पास एक मोल्ड होता है, मोल्ड के अंदर आपको कंक्रीट का क्यूब बनाना है। अगर मैं मोल्ड के साइज की बात करूं तो मोल्ड का जो साइज आपका होता है वो होता है 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm। क्लियर? लेंथ, विड्थ और जो डेप्थ आपकी रहेगी वो 150 mm का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, इसके अंदर आपको कंक्रीट का क्यूब क्या करना है? प्रिपेयर करना है। और कंक्रीट का क्यूब प्रिपेयर करने के 28 डेज बाद स्टैंडर्ड कंप्रेशन टेस्ट के द्वारा आप कंक्रीट क्यूब की क्या निकालोगे? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को निकालोगे। क्या निकालोगे? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को निकालोगे। ठीक है, ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपन कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विल बी कैलकुलेटेड compressive strength will be calculated compressive strength will be calculated by standard compression test by standard compression test by standard compression test on cubes on cubes having size 150 mm by 150 mm by 150 mm। क्लियर? कब करना है? आफ्टर 28 डेज। आफ्टर 28 डेज। क्लियर? अच्छा, ये जो आफ्टर 28 डेज यहाँ पे बोला है, क्लियर, ये आपके कास्टिंग देख लेना है। जिस दिन आप कास्टिंग करोगे, कास्टिंग के 28 दिन बाद की बात होगी। क्लियर? 28 डेज ऑफ कास्टिंग, ऑफ कास्टिंग। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोड अप्लाई करोगे वो आपका क्या आएगा? यूनिएक्सियल कंप्रेशन आएगा। क्लियर? कास्टिंग अंडर यूनिएक्सियल, अंडर यूनिएक्सियल कंप्रेशन। ठीक है, यूनिएक्सियल अगर कंप्रेशन की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो हैविंग वन एक्सिस। ठीक है, यूनिएक्सियल का अगर मैं मतलब यहाँ पे बोलूं तो यूनिएक्सियल का मतलब क्या होता है? हैविंग वन एक्सिस, हैविंग वन एक्सिस। ठीक है, आया यहाँ पे समझ में? ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि भाई जो क्यूब आपका होगा, ये चीज आपको याद रखना, क्यूब का साइज। ठीक है, क्यूब जो आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें है क्या क्यूब।
इसमें तो नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका कंक्रीट का क्यूब हो गया है जो अपन यहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कंक्रीट क्यूब हो गया है 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm। क्लियर। अब आप यहाँ पे देखना, और ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसका मोल्ड अगर मिल जाए, ये मोल्ड है आपका। ठीक है, तो ये मोल्ड भी अपन ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका मोल्ड भी यहाँ पे आ गया है। ठीक, ये आपका क्या हो गया है, ये आपका मोल्ड हो गया है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, इस मोल्ड के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑयलिंग आपको अप्लाई कर देना है, उसके बाद आपको कंक्रीट को इसके अंदर फिलअप करना है। ठीक है, एक सरफेस ये हो गई, एक टॉप सरफेस है, साइड सरफेस है, 3 सरफेस आपको दिख रही है। तो यहाँ पे मैं उसी टाइप की नंबरिंग करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया, ये हमारी नंबर 1 सरफेस हमारी हो गई है, ये हमारी क्या हो गई है, नंबर 1 सरफेस हो गई है, ये हमारी नंबर 2 सरफेस हो गई है, ये नंबर 3 सरफेस हो गई है। अच्छा, नंबर 1 सरफेस जो आपकी है उसको मैंने बोला है टॉप सरफेस ड्यूरिंग कास्टिंग। ये हमारी क्या है, टॉप सरफेस, टॉप सरफेस ड्यूरिंग कास्टिंग। ठीक है, जब आप कास्ट कर रहे होगे उस टाइम पे ये आपकी क्या है, ये आपकी टॉप सरफेस है। ठीक है, और नंबर 2 और नंबर 3 जो आपकी है, ये वो फेस है जो मोल्ड से टच आपके हो रहे हैं। क्लियर, ये आपके कौन से हो गए हैं, ये आपके क्या हो गए हैं, आपके वो फेस हो गए, फेस इन टच ऑफ मोल्ड, फेस इन टच ऑफ मोल्ड। ठीक है, तो फेस इन टच ऑफ मोल्ड आपका 2 और 3 हो गया है, और पहला आपका हो गया है टॉप सरफेस ड्यूरिंग कास्टिंग। ठीक है, इतना आया आपको समझ में। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि भाई जो हम यहाँ पे कंप्रेशन टेस्ट करेंगे, स्टैंडर्ड कंप्रेशन टेस्ट करेंगे, मशीन के अंदर आप क्या करोगे, जो आप क्यूब जो आपका रहेगा, जो आप प्लेसमेंट करोगे क्यूब का, वो प्लेसमेंट उसकी जो सरफेस होनी चाहिए, टॉप पे सरफेस होना चाहिए जिसके ऊपर लोड आएगा, वो आपका फेस इन टच ऑफ मोल्ड होना चाहिए। टॉप सरफेस की साइड से आप कभी भी टेस्ट नहीं करोगे क्यूब का। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि टॉप सरफेस जो आपकी होती है ना, वो आप मैनुअली फिनिश करते हो, मैनुअली फिनिश करोगे तो आपकी जो सरफेस होगी ना, लेवल नहीं होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। इसलिए मैंने बोला कि हमेशा आपको साइड वाली सरफेस से इसकी टेस्टिंग करना है। ठीक है, अब जब ये जो सरफेस आपकी होती है, ये मैनुअली फिनिश आपकी होती है, क्या होती है, मैनुअली फिनिश आपकी होती है, तो यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखना है। ठीक है, आपको एक चीज और याद रखना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो टॉप सरफेस हमारी होती है वहां पे हम कैपिंग करते हैं। क्या करते हैं, कैपिंग हम करते हैं। अब कैपिंग क्या कहलाता है, क्लियर, कैपिंग क्या कहलाता है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कैपिंग मतलब ये होता है कि नीट सीमेंट पेस्ट जो आपका होता है उसकी एक लेयर आप यहाँ पे बना देते हो। क्या बना देते हो, उसकी लेयर आप बना देते हो। लेयर बना देना मतलब कि उससे फिनिश कर देना। क्लियर, तो डन विथ नीट सीमेंट पेस्ट, कैपिंग क्या बोलोगे आप, डन विथ नीट सीमेंट पेस्ट। ठीक है, डन विथ नीट
सीमेंट पेस्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी 1.5 mm टू आपकी 3 mm थिकनेस होती है। जो लेयर आप बनाओगे उसकी थिकनेस आपकी 1.5 mm टू 3 mm आपका होगा। क्लियर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपने इसको मैनुअली फिनिश किया उसी टाइम पे आपको ये करना है, ऐसा नहीं। कैपिंग जो आपका होता है, तो जैसे ही आपने कास्टिंग की है तो कास्टिंग के 2 से 4 घंटे बाद आप कैपिंग करते हो। क्लियर। तो आप बोल सकते हो कैपिंग डन आफ्टर 2 to 4 hours। कैपिंग इज डन आफ्टर 2 to 4 hours ऑफ कास्टिंग। ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना है कि आप यहाँ पे कैपिंग भी करते हो, उसके ऊपर लिखा रहता है ना, कंक्रीट का ग्रेड लिखा रहता है, डेट लिखी रहती है कास्टिंग की, तो ये सारी चीजें डिटेलिंग आपकी उसके ऊपर होती है। ठीक है। तो बेसिक पॉइंट जो आपका था ये बताया मैंने आपको। ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, क्यूब ऑलवेज टेस्टेड, क्यूब ऑलवेज टेस्टेड ऑन साइट, क्यूब ऑलवेज टेस्टेड ऑन साइट्स। क्लियर। ऐसा क्यों बोला, साइट्स की बात जो कर रहा हूं, फेस इन टच विथ मोल्ड, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले वो लिख लो, सच डेट फेस टच ऑफ मोल्ड। जो फेस आपका मोल्ड के साथ टच हो उस फेस से आप क्या करोगे, उस फेस से आप टच ऑफ नहीं, टच विथ आएगा आपका, टच विथ मोल्ड। ठीक है। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि जो टॉप सरफेस आपकी होती है वो फिनिश्ड मैनुअली आपकी होती है। क्लियर। तो यहाँ पे अपन एक नोट पॉइंट डाल देते हैं जिससे आपको याद रहे। क्या बोलोगे आप नोट में, इट्स टॉप सरफेस इज फिनिश्ड, इट्स टॉप सरफेस इज finished manually, manually where as all the remaining surface, as all the remaining as all the remaining surface are labeled by itself, are labeled by labeled by labeled by itself because of mold phase, इसकी वजह से, because of mold phase, because of mold phase, and tamping by tamping rod, and tamping by tamping rod. So this top surface, so this top surface, so this top surface may have some undulation, may have some undulation,
अंडुलेशन, ठीक है। इसलिए आप हमेशा क्यूब की जो टेस्टिंग करोगे वो टेस्टिंग आप करोगे कैसे, आप टेस्टिंग करोगे साइड से, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेंथ ऑफ जो क्यूब आपका निकलेगा वो कैसे निकलेगा, स्ट्रेंथ आप कैसे निकालते हो, लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन रेजिस्टिंग एरिया। जिस लोड पे कंक्रीट क्यूब के अंदर आपका क्रैक डेवलप हो जाएगा उस लोड को आप उसके रेजिस्टिंग एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब मिल जाएगी। तो अब अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब है आप उसको नियरेस्ट कहां तक एक्सप्रेस्ड कर सकते हो, क्लियर। तो स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इज एक्सप्रेस्ड, स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, strength of cube is expressed to the is expressed to the nearest of nearest of 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कहां तक आप एक्सप्रेस्ड कर सकते हो, 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक आप एक्सप्रेस्ड कर सकते हो, ठीक है। अब जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब की निकालेंगे तो आपको पता है आरसीसी में हमारा कोड कौन सा यूज होता है, IS 456-2000। तो अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 हमें मिनिमम 3 नंबर ऑफ सैंपल लेना है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो एज पर IS कोड 456-2000 3 specimen of a sample, 3 specimen of the 3 specimen of the sample is taken, ठीक है। आपको क्या करना है, एज पर IS कोड 456-2000 3 स्पेसिमेन ऑफ द सैंपल लेना है, ठीक है। एडिशनल सैंपल भी आप यहाँ पे ले सकते हो फॉर वेरियस पर्पज, अगर आपको 7 डेज में स्ट्रेंथ को निकालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एडिशनल नंबर ऑफ सैंपल भी ले सकते हो, ठीक है। ये चीज याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो अब आपने जैसे 3 नंबर ऑफ सैंपल यहाँ पे लिए हैं तो 3 नंबर ऑफ सैंपल की अलग अलग स्ट्रेंथ आपको मिलने वाली है। तो अब आप उस ग्रेड ऑफ कंक्रीट की स्ट्रेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इन तीनों ही स्पेसिमेन का आपको क्या करना है, एवरेज ले लेना है। क्या करना है, एवरेज आपको ले लेना है और आपको उसकी स्ट्रेंथ को बता देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में अपन लिख लेंगे टू रिपोर्ट स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, to report to report strength of cube, to report strength of cube we take average of 3 specimen, we take average of 3 specimen, average of 3 specimen of a sample, ठीक है। ठीक है अब यहाँ पे देखो
जैसे 3 सैंपल मैंने यहाँ पे क्या किए हैं, कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ, एक की स्ट्रेंथ मुझे 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिल रही है। ठीक है, दूसरे की स्ट्रेंथ मुझे 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिल रही है, और तीसरे सैंपल की जो स्ट्रेंथ मिली है वो मुझे 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिल रही है। ठीक है, ये 3 स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पे मिलेंगी सैंपल के अंदर। अगर मैं कोई टेस्टिंग करता हूँ यहाँ पे तो 15 मिल गया मेरे को, 10 मिल गया मेरे को, 16 मेरे को मिल गया है, और इन तीनों का एवरेज जो आया तो वो आया 13.6। कितना आया, 13.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मैं ये रिपोर्ट कर दूंगा, एक्सप्रेस कर दूंगा उस ग्रेड की कंक्रीट के लिए कि इसका क्यूब का स्ट्रेंथ इतना आ रहा है। क्लियर। अब आईएस कोड यहाँ पे ये बोलता है कि भाई जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ यहाँ पे आई है ना, इन इंडिविजुअल स्ट्रेंथ का जो वेरिएशन है, जो इसके अंदर वेरिएशन आ रहा है, वो इस एवरेज वेरिएशन जो आपका एवरेज स्ट्रेंथ निकला, इस एवरेज का ±15%। क्या बोला मैंने, ±15% से क्या नहीं होना चाहिए, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अगर ±15% से ज्यादा हो जाता है तो जो भी टेस्ट रिजल्ट आपके हैं, क्या है, जो भी टेस्ट रिजल्ट आपके हैं वो आपके इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे आईएस कोड ने बोला था हमें 3 सैंपल लेना है, हमने 3 सैंपल लिया, पहले की स्ट्रेंथ है, दूसरे की है, तीसरे की है। फिर यहाँ पे जो फाइनल स्ट्रेंथ आप रिपोर्ट करते हो वो करते हो इन तीनों का एवरेज। ठीक है, तो एवरेज निकल के आया ए, तो एवरेज निकल आया तो ये हमने बता दी कि हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ आई है। लेकिन फिर मैंने क्या बोला, इन तीनों की स्ट्रेंथ में जो इंडिविजुअल वेरिएशन आ रहा है, क्लियर, वो आपका ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए ±15%। किसका, इस एवरेज का। अगर ये हो जाता है तो आपका टेस्ट रिजल्ट इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर, आपका टेस्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका टेस्ट रिजल्ट इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन थ्योरेटिकली पॉइंट बना के लिख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन किया है एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, इंडिविजुअल वेरिएशन, इंडिविजुअल वेरिएशन, इंडिविजुअल वेरिएशन should not be more than, should not be more than, should not be more than ±15%, should not be more than ±15% of average of average। क्लियर, इफ वेरियस, ये तो हो गया आपका। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला आपको, फिर मैंने ये बोला इफ वेरिएशन इज मोर, इफ वेरिएशन इज मोर, टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल, टेस्ट रिजल्ट ऑफ, टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल आर इनवैलिड, आर इनवैलिड। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, ये आपका इनवैलिड यहां पर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर, कौन सी स्ट्रेंथ अपन देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब क्या होता है? तो सिंपल सी एक डेफिनेशन आपकी यहां पे है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, पहले मैं समझा देता हूं। सपोज अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास 100 क्यूब, ठीक है, और मैं ये जो 100 क्यूब बनाए हैं वो मैंने बनाए हैं M20 ग्रेड के। तो कहने का मतलब ये है कि 5 क्यूब से ज्यादा आपका स्पेसिमेन क्या नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। 5 क्यूब फेल होना मतलब M20 का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि आपको 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये स्ट्रेंथ मिलेगी 28 दिन बाद। तो 5 सैंपल ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रेंथ ये 20 न्यूटन के बिलो जाएगी। तो 5 से ज्यादा आपके सैंपल क्या नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। यही कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब कहलाता है, ठीक है। यही क्या कहलाता है आपका, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब कहलाता है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन अपन करते हैं, इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन आर एक्सपेक्टेड टू फेल। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट स्पेसिमेन या टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल, ठीक है। और ये इसी जो अभी लाइन मैंने आपको बोल के बताई है, इसी लाइन में आपकी डेफिनेशन आती है, क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या कहलाती है, ठीक है। तो याद रखना है, इट इज द स्ट्रेंथ, इट इज द स्ट्रेंथ बिलो which not more than not more than it is the strength below which not more than 5% test result 5% test result 5% test result are are expected are expected to fail. It is the strength below which not more than 5% test result are expected to fail. क्लियर? 5% से ज्यादा आपके टेस्ट रिजल्ट फेल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आप कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आपकी होती है, इसका रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करते हो? तो रिप्रेजेंटेड बाय FCK। कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हो? FCK के द्वारा इसका रिप्रेजेंटेशन करते हो, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें जो आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है ना, ये सब आपका प्रोबेबिलिटी एनालिसिस के बेसिस पे आता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एनालिसिस अपन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे अपन जो ये कर्व देख रहे हैं, ये कर्व अपन यहाँ पे बनाएंगे किस किस के बीच में? ये बनाएंगे अपन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूब। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूब, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूब, ठीक है।
तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूब की बात कर रहे हैं और यहां पे अपन बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रेंथ की। ठीक है, ये जो कर्व आपका है, ये कर्व कुछ आपका इस टाइप से आपका कर्व आना है। ठीक है, स्ट्रेंथ आपने 100 क्यूब लिए, 100 क्यूब की टेस्टिंग की, तो धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर कम होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो आपकी यहाँ पे स्ट्रेंथ निकल के आएगी, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी मीन स्ट्रेंथ। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी मीन स्ट्रेंथ। ठीक है, अब मीन स्ट्रेंथ हो गई है। मैंने क्या बोला कि भाई 5%, 5% आपके जो टेस्ट सैंपल हैं, ठीक है, यही हो गए आपके 5%। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एफसीके हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एफसीके हो गया। तो एफएम और एफसीके के बीच का जो ये डिफरेंस आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, के इंटू सिग्मा। ये आपका क्या रहेगा, के इंटू सिग्मा। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं कि भाई हमारी जो मीन स्ट्रेंथ है एफएम है, वो एफएम क्या हो जाएगा, अगर मैं एफसीके में क्या कर दूं, एफसीके में डेविएशन है आपका, एफसीके में के इंटू सिग्मा को ऐड कर दूं, सिग्मा आपका यहाँ पे क्या होता है, डेविएशन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, लेकिन हम तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो एफसीके हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं मीन स्ट्रेंथ में से ए जो के इंटू सिग्मा मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर मैं इसको माइनस कर दूं, तो ये हमारा क्या निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ऐसी बात करूं आपसे कि ये जो आपका यहाँ पे एरिया आ रहा है, ठीक है, सपोज देखना, ठीक है, ये देखो जो इतना वाला पार्ट है ना, इसको मैंने बोल दिया यहाँ पे दैट इज द ए1, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये आपका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है ए2। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जो ए1 है डिवाइड बाई ए2 है, ठीक है, ए1 जो है डिवाइड बाई ए2 आपका है इनटू 100 लेस देन एंड इक्वल टू 5%। क्लियर, ये 5% से कम या फिर 5% से क्या होना चाहिए, बराबर आपका होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, बराबर आपका होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो ये कर्व के अंदर जो एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब को। क्लियर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखे देता हूं मैं कि
एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व represent number of cube, represent number of cube, represent number of cubes, और नंबर ऑफ क्यूब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो k की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो k की वैल्यू आपकी आएगी 1.65। 1.65 किसके लिए आएगी? ये फॉर 5% क्लियर ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपने 5% पढ़ा था, तो डेफिनेशन से जो 5% आपका है उस 5% के लिए के की वैल्यू कितनी होगी? 1.65। अगर आईएस कोड आप देखोगे ना तो आईएस कोड के अंदर आप देखोगे, देखना यहाँ पे परसेंट ऑफ डेफिनेशन, ठीक है, परसेंट ऑफ डेफिनेशन, और यहाँ पे आपका आ जाएगा के। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं परसेंट ऑफ डेफिनेशन, अगर वो आपको बोल देता 0%, जैसे अभी आपको कितना बोला? 5% बोला। 0%, 5%, 50% आपके सैंपल सीधे सीधे फेल हो रहे हैं। ठीक है, 0% भी फेल हो सकते हैं। अगर 0% फेल होते हैं तो के की वैल्यू आपकी इंफिनिटी रहती है, और अगर 5% फेल हो रहे हैं तो 1.65 आपकी के की वैल्यू रहेगी, और 50% हो रहे हैं तो 0 आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंट डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बेसिस पर अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि भाई एफसी के जो आपने पढ़ा है, एफसी के आपने क्या पढ़ा है? एफसी के आपने पढ़ा है एफ एम माइनस के इंटू सिग्मा। तो एफसी के आपका क्या हो जाएगा? एफसी के हो जाएगा एफ एम माइनस 1.65 इंटू सिग्मा। के की वैल्यू आपने रख दी उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। 5% से ज्यादा आपके टेस्ट सैंपल फेल नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एफएम जो है वो मीन एवरेज स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और सिग्मा जो आपका है वो आपका क्या करता है? स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर एज सिग्मा जो आपका है वो सिग्मा आपका क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्लियर। ये किस पे डिपेंड करता है? डेट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, डेट डिपेंड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एफएम आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया मीन या फिर एवरेज स्ट्रेंथ, मीन या फिर एवरेज स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है वो सही है या। ठीक है, तो एग्जांपल आपका है यूनी एक्सियल कंप्रेशन, यूनी एक्सियल, यूनी एक्सियल कंप्रेशन, यूनी एक्सियल कंप्रेशन, टेस्ट रिजल्ट्स फॉर, टेस्ट रिजल्ट फॉर
टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ 100 क्यूब, ऐसा लिखते हैं। टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ 100 क्यूब्स आर लिस्टेड बिलो, आर listed below in increasing order, in increasing order, ठीक है। फाइंड FCK, आपको क्या निकालना है? FCK निकालना है। फाइंड FCK, ठीक है। रिजल्ट्स आपके जो हैं वो इस तरीके से हैं, 26.5, ठीक है, अगेन 26.5, ठीक है। इसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो है 27 और 27.5, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका है 28.5, ठीक है, 28.5, ठीक है। फिर है आपका 29.5 आपका आ जाएगा, 29.5 नहीं 29 के बाद आप लो 30, ठीक है, 30 और 30.5, ठीक है। इसके बाद अपन ले तो इसके बाद ले लो आप 31, 31 के बाद ठीक है डैश लास्ट रिजल्ट आपका है 42.5 न्यूटन पर mm²। ये जो 100 क्यूब हमारे पास है, उन 100 क्यूब का ये रिजल्ट आपका यहां पे निकल के आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो सकता है। अपन ने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था? अपन ने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये पढ़ा था कि अगर मैं 100 क्यूब की टेस्टिंग करता हूं तो 5 से ज्यादा सैंपल आपके फेल नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे जो रिजल्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक चीज यहाँ पे मार्क करो कि ये जो 28 लिखा हुआ है, तो ये 28 आपका न्यूटन पर mm² आपकी FCK हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले 1 2 3 4 5 रिजल्ट आपके कम आ रहे हैं, ठीक है। 5 तक तो डेफिनेशन बोलती है ना कि 5 अगर रिजल्ट आपके कम आ रहे हैं या फेल हो रहे हैं तो आप FCK आपका वो कहलाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये क्या आ गया आपका 28 आ गया। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे मैं ऐसा लिखूं, क्या लिखूं यहाँ पे देखो, लिखते हैं आंसर। आंसर क्या लिखेंगे अपन? एज पर डेफिनेशन ऑफ FCK, एज पर डेफिनेशन ऑफ FCK, FCK should be definition FCK should be 28 न्यूटन पर mm², यही हो जाएगी। लेकिन अपने को पता है कि FCK को हम जब भी डिजाइन करते हैं हमेशा 5 के मल्टीपल में करते हैं ना, 5 के मल्टीपल में। और 5 के मल्टीपल में अगर मैं बात करूं तो क्या 28 न्यूटन पर mm² ये 5 का मल्टीपल है? नहीं है। अब आप बोलोगे सर 5 के मल्टीपल में कैसे? तो मैंने आपको बताया था ना कि आपके ग्रेड होते हैं, जैसे देखो M10 होता है, M15 होता है, M20 होता है, M25 होता है, M30 होता है, ठीक है। तो ये देखो 5 के मल्टीपल चल रहे हैं आपके, तो यही तो बोला मैंने
कि 5 के मल्टीपल में आप इसको क्या करते हो, डिजाइन करते हो। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा अगली लाइन में, ये तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो मेरा ये आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि सिंस एफसीके ऑलवेज डिजाइनेटेड, एफसीके ऑलवेज designated always designated in multiple of 5, in multiple of 5, आप 5 के मल्टीपल में डिजाइन करते हो। सो आंसर शुड बी 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो आंसर शुड बी 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। या तो आपका आंसर 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए या फिर आपका आंसर 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। अब अगर मैं आंसर 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर अगर लेता हूं तो इसके पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 सैंपल हैं जो फेल हो रहे हैं, लेकिन 8 सैंपल नहीं, हमारी बात तो हुई है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 5 सैंपल की, तो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर तो आपका आंसर होगा नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि जीरो टेस्ट रिजल्ट आपके यहाँ पे हैं बिलो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोल दोगे, इन दिस केस, in this case 8 samples ब्रैकेट में मोर देन 5%, ठीक है, आर बिलो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो आपका है कैन नॉट बी एफसी, कैन नॉट बी एफसीके, यह आपका एफसीके नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आंसर हमारा 25 हो जाएगा। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे, नाउ 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर कैन बी कंसीडर एज, कैन बी considered as FCK, consider as FCK because zero test result, because zero test result, because zero test result लेस देन 5%, ब्रैकेट में लिख सकते हो लेस देन 5%, ठीक है, इज बिलो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखे देता हूं अलग से कि FCK जो आपका होगा वो आपका होगा 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस टाइप का न्यूमेरिकल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन अपन ने लिखा था, डेट डिपेंड ऑन द क्वालिटी कंट्रोल। ये हमारा यहाँ पे एफसीके का फॉर्मूला लिखा हुआ था, और ये जो कर्व यहाँ पे बना हुआ है ये आपका बना हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, कर्व अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द कर्व, ये कौन सा कर्व आपका है, तो आप याद रखना ये कौन सा कर्व है, प्रोबेबिलिटी। क्लियर, कौन सा कर्व हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। लेकिन अब देखो मोस्ट ऑफ द जो मटेरियल्स होते हैं तो प्रोबेबिलिटी इनकी कैसी आती है, सिमेट्रिक प्रोबेबिलिटी आती है। वो सिमेट्रिक प्रोबेबिलिटी आती है तो आप इसको ऐसा बोलते हो, नॉर्मली इसमें नॉर्मल लगा देते हो, एक वर्ड आपका क्या जुड़ जाएगा, नॉर्मल आपका जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा आपने एफएम और सिग्मा, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे एफएम और सिग्मा को। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अपने को क्या निकालना है, मीन स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना, क्या करना है, मीन स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। तो सपोज अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, समझना कि जो कर्व हमारा बन रहा है वो कर्व कुछ इस टाइप का आपका बन रहा है। ठीक है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, आपका ये आएगा यहाँ पे मीन। ठीक है, आपका यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा आप यहाँ पे देखो, ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे देखो तो ये आपका यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट होता है, 5%। 5% आपका होता है। तो मीन स्ट्रेंथ की अगर मैं आपसे बात करूं कि जो आपकी मीन स्ट्रेंथ है वो मीन स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाएगी, तो मीन स्ट्रेंथ आपका एफएम होता है। एफएम में क्या आ जाएगा, समिशन ऑफ एफ। एफ आपका जो होता है ना, ये सैंपल की स्ट्रेंथ होती है, इंडिविजुअल सैंपल की स्ट्रेंथ होती है। डिवाइड बाई आप कर दो स्मॉल एम। स्मॉल एम मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल आपके हो गए। तो यहाँ आपका ये क्या निकल आएगा, ये आपका मीन स्ट्रेंथ निकल आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एफ बोल सकते हो। एफ आपका क्या है, एफ आपका यहाँ पे क्या है, एफ है आपका स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल। स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं तो स्मॉल एम आपका क्या जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल, अगर मैं ऐसा यहां पे लिखूं, और नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल जो आपके हैं वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हैं किसके, 30 के। नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल आपके क्या है, ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 30 के। तो सिग्मा जो आपका होगा वो सिग्मा आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा आपका हो जाएगा अंडर रूट समीशन ऑफ एफ माइनस एफ एम का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाई एम। ठीक है, फिर अगर मैं आपसे बोलूं फॉर नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल, फॉर नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल लेस देन है 30 से। नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल आपका क्या है, लेस देन है आपका 30 से। तो 30 से अगर लेस देन होगा तो सिग्मा जो आपका रहेगा वो सिग्मा आपका क्या रहेगा, वो रहेगा समीशन ऑफ एफ माइनस एफ एम का स्क्वायर डिवाइड बाई
m माइनस वन। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद रखना है। f माइनस एफ एम आपका क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम मीन। क्लियर। यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो आप बोल सकते हो कि f माइनस एफ एम जो आपका है ये आपका क्या है, ये आपका डेविएशन ही तो है। क्लियर, ये आपका क्या है, डेविएशन ही तो है। तो डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीन, और सिग्मा जो आपका है, सिग्मा आपका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, क्लियर। अब देखो मैंने आपको बताया था कि सिग्मा जो होता है यह आपका क्या करता है, यह आपका क्वालिटी कंट्रोल पे डिपेंड होता है। क्लियर, क्लियर, किस पे होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूं कि सिग्मा जितना बड़ा होगा, सिग्मा जितना बड़ा होगा तो स्ट्रेंथ का वेरिएशन भी आपको उतना ज्यादा मिलेगा, और जितना ज्यादा स्ट्रेंथ का वेरिएशन मिलेगा उससे क्या होगा, पुअर क्वालिटी कंट्रोल आपको मिलेगा। क्लियर, आप बोल सकते हो सिग्मा इज द मेजर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे लेके देता हूं, सिग्मा जो आपका होता है, इससे आपको क्या पता चल रहा है, मेजर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, मेजर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्लियर, क्वालिटी कंट्रोल को आपका क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। क्लियर, तो कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि अगर अगर हमारे पास सिग्मा की जो वैल्यू है वो लार्ज सिग्मा हमारे पास है, तो जितना लार्ज सिग्मा हमें मिलेगा उतना ज्यादा आपको वेरिएशन मिलेगा, तो मोर स्ट्रेंथ वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, मोर स्ट्रेंथ वेरिएशन, उतना ज्यादा क्या होगा, वेरिएशन आपका होगा, और उतना खराब क्वालिटी कंट्रोल होगा, पुअर क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि हमारे पास जो सिग्मा है वो स्मॉल है, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा आपका, लेस स्ट्रेंथ वेरिएशन, लेस स्ट्रेंथ वेरिएशन, स्ट्रेंथ का वेरिएशन कम रहेगा, और जितना कम स्ट्रेंथ का वेरिएशन रहेगा उतना अच्छा आपका क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल होगा। तो हाई क्वालिटी कंट्रोल क्या रहेगा, हाई क्वालिटी कंट्रोल आपका रहेगा। ठीक है, तो यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं ये नोट में। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू अपन देखते हैं, फिर से एक नोट लिखेंगे। और इस नोट में अपन बनाएंगे टेबल ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका एज्यूम्ड सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा की जो वैल्यू अपन यहाँ पे लेंगे वो ले लेंगे न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ग्रेड की अपन यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले अपन लेते हैं M10 टू M15 ग्रेड।
ठीक है। इसके लिए जो सिग्मा की वैल्यू आपकी होगी वो होगी 3.5। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो M20 और M25। ठीक है। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा 4.0। ठीक है। नेक्स्ट M30 और M50 के बीच में आपकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 5.0, जो क्या हो जाएगी आपकी 5.0 आपकी हो जाएगी। आई बात समझ में यहां तक? ये तो देखो ये आपकी डायरेक्ट अज्यूम्ड वैल्यू यहाँ पे हो गई है। ठीक है। और ऊपर मैंने आपके इसके फॉर्मूले भी बताए हैं कि आप कैसे इसको कैलकुलेट करते हो। ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे फॉर्मूले भी देखे हैं कि अपन कैसे इसको निकालेंगे सिग्मा को, स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक है। ठीक है। तो अभी अपन ने जो निकाला है ना, ये अपन ने निकाला है क्यूब की स्ट्रेंथ को। किसकी स्ट्रेंथ को निकाला है? क्यूब की स्ट्रेंथ को अपन ने निकाला हुआ है। ठीक है। अब अपने को कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है। किसकी निकालना है? कंक्रीट की। अभी अपन ने किसकी निकाली है? क्यूब की। तो कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।